इतने अमाउंट से सिक्योर करना चाहता है, और उसके एवज में, उसके बदले में वो एक प्रीमियम के रूप में यानी धनराशि के रूप में सालाना कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो पॉलिसी में जो शर्तें लिखी गई थी, जो एग्रीमेंट बनाया गया था, उस शर्तों के हिसाब से जो भी नुकसान आपका होता है उसको हर्जाने के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि एक व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉस अगर उस व्यक्ति को होता है तो हर्जाने के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम करती है। क्यों जरूरत है, तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि आज अगर हम व्यक्ति की बात करें या आज हम किसी वस्तु की बात करें, वस्तु हो सकता है हमारी कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, हमारे स्मार्टफोन हो सकते हैं, हमारे महंगे महंगे एसेट्स हो सकते हैं, या जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी हो सकता है। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को बीमित कर सकते हैं, और अगर किसी वस्तु का टूटना फूटना या खोने की वजह से, या किसी व्यक्ति की देहांत होने की वजह से, मृत्यु होने की वजह से उसको जो नुकसान होता है, उसको जो परेशानियां होती है, उसकी फैमिली को जो नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी के तहत जो एग्रीमेंट किया गया था, उस मालिक को तय शर्त के हिसाब से, जो शर्तें बनाई गई थी उसके हिसाब से उसको मुआवजा देती है, उसके फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि इंश्योरेंस है क्या और क्यों लेना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है एसेट्स के ऊपर, तो उसको कवर अप करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। अब बात आती है कि कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस को बहुत से लोगों ने जाना है, पहचाना है, और आज हेल्थ इंश्योरेंस का भी मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, बढ़ रहा है, और लोगों की जरूरत के हिसाब से ये डिमांड में आ रहा है। इसी के साथ साथ लोग बाग अपनी प्रॉपर्टी को भी एश्योर्ड करते हैं, अपने व्हीकल को भी एश्योर्ड कराते हैं, इवन अपने लिए इंजरी इंश्योरेंस भी लेते हैं। और अगर कोई भी पार्टनर हमारा नेक्स्ट इंडिया के बाहर ट्रैवल करता है तो उसके लिए कंपलसरी हो जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना। और इसी के साथ साथ वो जिस घर में रहता हो, वो घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो घर आपका है, उस घर में भी बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत से एसेट्स हैं, उस घर को भी हम सिक्योर कराते हैं कि किसी भी प्रकार का नुकसान हो तो हम उसको भी फाइनेंशियल क्राइसिस से या इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेके कवर किया जा सके। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हम करते हैं, जो बहुत कम प्रीमियम में और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ। कारण क्या है, आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए फाइनेंस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत से कम प्रीमियम में है, और वो इसको भी लेके अपनी फैमिली को कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस है जो मार्केट में बेचे जाते हैं। अब सवाल आता है, क्या ये इंश्योरेंस सभी सभी के हर प्रकार का इंश्योरेंस एक ही कंपनी करते हैं? तो नहीं डियर फ्रेंड, यहाँ पर इन इंश्योरेंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला भाग आता है जनरल इंश्योरेंस का, यानी साधारण बीमा का। इस साधारण बीमा की जो शुरुआत हुई थी सन 1850 में हुई थी, जो कलकत्ता के अंदर, जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, अंग्रेजों का शासन था, उस समय कलकत्ता में ऑफिस बनाया गया और सन 1850 से बीमा बेचना शुरू हुआ। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे देश में बीमा 1850 से बेचा जा रहा है। उसके बाद आया लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा। तो जीवन बीमा की जो शुरुआत की गई सन 1906 में की गई, और ये भी अंग्रेजों के शासन के काल में ही था। और फर्स्ट इंडियन कंपनी, हमारी भारतीय पहली कंपनी बनाई गई नेशनल इंश्योरेंस, और इसने अपना काम शुरू किया था 1906 से। उसके बाद देश आजाद हुआ, और फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी हमारा जो सबसे बड़ा पिलर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, LIC, इसका शुरुआत हुई 19 जनवरी 1956 में। तो इस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में नेशनल कंपनी से शुरुआत होके, और LIC के साथ साथ आज कई मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। तीसरा सेक्शन आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत हुई थी 1986 में, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू था, चाहे वो स्टेट के हों या सेंट्रल के हों। और कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लोगों ने, या हम सभी जो पार्टनर्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी फैमिली ने देखा होगा, उनके फैमिली मेंबर जो गवर्नमेंट जॉब में थे, कभी कोई फैमिली को मेडिकल प्रॉब्लम्स आती थी तो वो गवर्नमेंट से रिम्बर्स करा लेते थे, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को लिए मेडिकल सुविधा दी गई थी। लेकिन इसकी शुरुआत 2006 के बाद फिर ओपन मार्केट में लाया गया, और आज कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हर प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस से सिक्योर कर रही है, उसको सुरक्षित कर रही है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इंश्योरेंस के लिए तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिनको हम बोलते हैं एक साधारण बीमा, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, और स्वास्थ्य इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के साधारण बीमा में हम क्या-क्या चीजें कवर करते हैं और किन-किन चीजों को हम इंश्योर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहला आता है व्हीकल इंश्योरेंस यानी वाहन बीमा। आज वाहन हमारे लाइफ में एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारा वाहन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो हमें अपने वाहन का इंश्योरेंस कराना भी चाहिए और ये ज़रूरी भी है। नियमों के अनुसार ये कानूनी नियम भी है कि आप इसका इंश्योरेंस कराएँ। तो अपना वाहन किसी भी प्रकार का वाहन हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे आपका ई-रिक्शा हो, ऑटो हो, छोटा हाथी हो, ट्रक हो, बस हो, स्कूल बस हो, लोडर हो, किसी भी प्रकार का वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग के द्वारा किया गया है, उसका इंश्योरेंस होना कंपल्सरी है। लोग नहीं कराते हैं, उसके एवज में फिर उनको बहुत सी परेशानियां भुगतनी पड़ती। दूसरा है ट्रैवल इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है। बगैर ट्रैवल इंश्योरेंस लिए आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। कारण ट्रैवल के दौरान यानी यात्रा के दौरान अगर आपका कोई भी लगेज के साथ नुकसान होता है या किसी व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य का नुकसान होता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत वो वहां पर उसको यूज कर सकता है, उसके बेनिफिट ले सकता है। इसी तरीके से वो जिस घर में रहता है उस घर को भी सिक्योर कर सकता है, उस घर में महंगी-महंगी जो वस्तुएँ हैं उनको सिक्योर कर सकता है और किसी आपदा के समय पर या किसी विपदा के समय में घर में कोई नुकसान होता है और उसमें एसेट्स का नुकसान होता है, तो उसको भी वो क्लेम कर सकता है, अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कवर कर सकता है। इसी तरीके से बिज़नेस इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ, व्यापारिक इंश्योरेंस की बात करूँ, तो हो सकता है हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जो इंडस्ट्रियल हैं, तो इंडस्ट्री यानी कि अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा सकते हैं। बहुत से लोगों के पास गोडाउन है जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का सामान रखा हुआ है, वो अपने गोडाउन का इंश्योरेंस कर सकते हैं, अपने लगेज का इंश्योरेंस कर सकते हैं। बहुत से लोगों के बड़े-बड़े शोरूम हैं, शोरूम में लाखों करोड़ों रुपए का स्टॉक रखा हुआ है और सेल करते हैं, तो वो अपने शोरूम का इंश्योरेंस करा सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी दुकान बनाई हुई है, उस दुकान का इंश्योरेंस कर सकते हैं और बहुत से लोगों ने सिर्फ अपने काम के लिए ऑफिस बनाया हुआ है, तो अपने ऑफिस को भी आप इंश्योर कर सकते हैं। ये जितने भी व्यापार से संबंधित चीजें आती हैं, उनको हम बिजनेस इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर करते हैं। कारण आपने सुना होगा कि कभी इंडस्ट्री में नुकसान होता है, कभी गोडाउन में आग लग जाती है, कभी ऑफिस में, कभी शोरूम में, कभी शॉर्ट सर्किट से डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेके किया जाता है। इसी तरीके से बहुत से घरों में ज्वेलरी आज हमारी महिलाओं का आभूषण का वस्त्र हो चुका है और हमारी महिलाएं ज्वेलरी को बहुत पसंद करती हैं, गोल्ड ज्वेलरी को बहुत लाइक करती हैं और कहीं ना कहीं हम इसको एसेट्स के रूप में भी यूज करते हैं। कभी ऐसी किसी व्यक्ति के साथ विपदा आ जाती है तो वो गोल्ड को कहीं पर डिपॉजिट करके या उसको सेल करके उसके अगेंस्ट फाइनेंस को लेके वो अपनी चीजों को सुधार सकता है। तो गोल्ड हमारे लिए आभूषण का वस्त्र भी बन सकता है और गोल्ड हमारे लिए विपत्ति के समय पर एसेट के रूप में भी आता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि आपका गोल्ड घर से चोरी हो गया या रास्ते में कहीं ट्रेवल कर रहे थे, वहां छीन लिया गया, नुकसान हो गया। तो इस प्रकार के जो नुकसान आपके गोल्ड ज्वेलरी से होते हैं, उनको भी आप इंश्योर कर सकते हैं और आप अपने फाइनेंशियल लॉस को यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं इंश्योरेंस से क्लेम करके। इसी तरीके से पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे कि अगर एक्सीडेंट के दौरान कोई नुकसान हो या किसी भयानक बीमारी में आपको परेशानी हो रही है, तो वहां पर भी आप क्लेम लेके अपने फाइनेंस से रिकवरी कर सकते हैं। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसान भाई हैं, कहीं न कहीं वो फसलें उगाते हैं और अन्नदाता के रूप में है और हम लोगों को फसल उगा के खाने योग्य चीज़ें देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर भी देखा है कि बहुत से किसानों का जो फसल है वो ओलावृष्टि से डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाती है, कभी अग्निकांड से बिल्कुल जल के राख हो जाती है। यानी किसान भाई जितनी मेहनत करते हैं उसके बदले में उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे किसान भाई अगर अब वो अपने फसल का बीमा करा लें, जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी के अंतर्गत क्रॉप इंश्योरेंस करा लें, तो उनके फसल का जो नुकसान होता है उसका हर्जाना उनको मिल सके और वो उसकी भरपाई कर पाएँ। इसी तरीके से अगर वो चाहें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी अपनी फसल को इंश्योर करा सकते हैं और वहां से भी मुआवजा ले सकते हैं। इसी के साथ-साथ बहुत से एक क्षेत्र में हमने देखा है कि पशुओं को यातायात के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अमूमन राजस्थान में देखा है कि ऊँट जो है संसाधन है यातायात का और भी कई जगह पे मैंने देखा है कि कई जगह पे कुछ जानवरों को एज़ ए लोडर यूज़ किया जाता है। तो डियर ये जो संसाधन आपके हैं ये रोजगार के संसाधन हो सकते हैं और कई बार इनके साथ भी कुछ एक्सीडेंट होते हैं, कोई नुकसान होता है और ये हमारे बीच नहीं रहते। तो इन ऐसे पशुओं को जिनसे आपका रोजगार चल रहा है और आपको लॉस हो सकता है, ऐसे पशुओं का भी आप इंश्योरेंस करा के अगर कभी लॉस हुआ तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत इतना बड़ा बिगेस्ट ब्रॉड मार्केट है कि आप अगर सर्च करेंगे
तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी कैटेगरी को सामने देखते हैं, और हमें अगर उसको चाहिए कि सिक्योर कराना है, तो जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस में व्हीकल के ऊपर, क्योंकि व्हीकल आज हमारा प्रतिदिन के वाहन का जो हमारी इंपॉर्टेंस है, इसकी जरूरत बन चुकी है। बगैर इसके हमारे कोई काम नहीं होते हैं। हमें कोई भी छोटा से छोटा काम करना होता है तो अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर का हम यूज करते हैं। और व्यापारिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, उनका भी कार्य आज इन्हीं व्हीकल से हो रहा है, चाहे वो ट्रक हो, छोटा हाथी हो या ट्रैक्टर हो, या हमारे किसान भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं खेती में संसाधन यूज कर रहे हैं। तो व्हीकल यानी जो वाहन है, किसी भी प्रकार का वाहन है जो सड़क पे चल रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ के द्वारा हुआ है, उन वाहन का बीमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या कारण है, नहीं होने पर क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम व्हीकल इंश्योरेंस पर डिटेल पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि जरूरत क्या है। तो आज हम एक आंकड़े के तहत बताना चाहते हैं कि डियर फ्रेंड, हमारे देश में हर 10 मिनट में 9 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, यानी यातायात में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उनमें कहीं ना कहीं 3 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक आंकड़े बोल रहे हैं। और इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को लॉस होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अपने व्हीकल इंश्योरेंस करा के अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। उनको फाइनेंशियल लॉस से तो बचा सकते हैं, फिजिकली शायद हम ना कर पाए, लेकिन फाइनेंशियली उनको हेल्प कर पाए। और ये आंकड़े अगर बता रहे हैं तो आपने देखे भी होंगे कि ऐसा बहुत अमूमन होता है। दूसरे आंकड़े भी अगर मैं बात करूं, तो इन एक्सीडेंट को अगर मैं एज वाइज लेके चलूं, उम्र वाइज चलूं, तो ये 2016 का आंकड़ा है जो परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिया गया। यानी परिवहन मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ने ये आंकड़े दिए हैं कि किस एज में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो आप देखेंगे कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे थे, उनका 10,662 लोगों का रोड एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हुई है। 18 से 35 साल का जो युवा होता है, नया नया होता है, जोश में होता है और अपने रोजगार के लिए निकलता है, और सबसे ज्यादा रोड पर काम भी वही करता है, क्योंकि उसे मार्केटिंग करनी है या अपना नौकरी करनी है या अपना व्यापार करना है। और ऐसी स्थिति में देखा गया कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मृत्यु भी इन्हीं की हो रही है। और ये आंकड़े बताते हैं कि 69,851 लोग, लगभग 70,000 लोगों की मृत्यु होती है जो 18 से 35 साल के बीच में। 35 से 45 साल की अगर एज का आंकड़ा लेके चले, तो लगभग 33,000 के लोग आसपास होते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और 45 से 60 साल के जो उम्र के लोग हैं, वो 22,174 लोगों का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो बेस्ट से बेस्ट इंश्योरेंस प्लान अपनी गाड़ी का, व्हीकल का करा सकते हैं, और जो नुकसान फैमिली को हो रहा है, उस नुकसान को फाइनेंशियली आप सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा 2017 का, ये भी परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, और इसमें व्हीकल के ऊपर दिया गया है आंकड़ा कि किस वाहन पर कितने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो टू व्हीलर पे होती है, यानी दोपहिया वाहन पर होती है, जिसका आंकड़ा बताया गया है 48,746 लोगों का टू व्हीलर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। दूसरे नंबर पे हमारी पर्सनल कार हो सकती है, कैब हो सकती है, या हमारे वैन या टैक्सी जो हम बुक करते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इनके आंकड़े बताते हैं कि 26,869 लोगों का कार से या टैक्सी से या वैन से एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हुई है। और तीसरे नंबर पर, यकीन नहीं मानेंगे, एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि 20,457 लोग वो थे जिनके पास वाहन नहीं था, यानी रोड पे चलता हुआ पैदल यात्री था। लेकिन आपने सुना होगा कि कभी ना कभी किसी वाहन से किसी पैदल यात्री को एक्सीडेंट किया गया और उसका वहां पर देहांत हो गया। तो आंकड़े बताते हैं कि 20,457 पैदल यात्री भी कहीं ना कहीं वाहन दुर्घटना में मारा गया है, उसकी मृत्यु हुई है। और कई व्हीकल्स हैं जिनके अलग अलग आंकड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा टू व्हीलर और फोर व्हीलर का या पैदल यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या भी यही है। तो हमारे परिवार को जो लॉस हो रहा है उसको कैसे कवर किया जाए, इट्स इम्पोर्टेंट, तो ये समझने की जरूरत है। अब एक्सीडेंट ना हो, क्या किया जाए, तो ये जिम्मेवारी हम सभी की है, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारियां हैं। तो हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी हमारे रोड सेफ्टी रूल्स बनाए गए, यानी यातायात के नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करें। क्योंकि एक्सीडेंट होने का कारण होता है कि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं और कभी ना कभी उस एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो हमें रोड सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना है, नियमों का पालन करना है। दूसरा, कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, क्योंकि अमूमन देखा गया है, पाया गया है कि ड्रिंक करने के बाद जब ड्राइविंग होती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अमूमन नॉर्मल वे में, क्योंकि कई बार ड्राइवर अनकॉन्शियस हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है।
तो ड्रिंक करके कभी ड्राइव ना करें, ये भी हमारी एक जिम्मेवारी है। और तीसरी जिम्मेवारी है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, दोपहिया वाहन चला रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो या कोई भी वाहन हो, तो आप हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि हेलमेट ना होने पर कई बार देखा गया है कि रोड एक्सीडेंट में हेलमेट ना होने की वजह से मृत्यु हुई है, और हेलमेट होने से कई बार लोग बचे भी। तो ये एक जिम्मेवारी भी है। और दूसरा, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो हेलमेट ना पहनना भी आपके लिए एक जुर्म के बराबर है और आप उसका चालान भुगतते हैं। और अगर तीसरी मैं बात करूं कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना था और अगर किसी राइडर की किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली क्लेम करती है, मुआवजा मांगती है, तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है। क्यों? क्योंकि राइडर ने टू व्हीलर के ऊपर हेलमेट नहीं पहना होता। तो डियर फ्रेंड, आप इंश्योरेंस कराने के बाद भी अगर गलतियां कर रहे हैं और फिर फैमिली को उसका कंपनसेशन ना मिले, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप टू व्हीलर के ऊपर हेलमेट जरूर पहने। इसी तरीके से अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया है तो उसको जरूर कराएं, क्योंकि ये एक एक्ट है, एक नियम है, ये कानून है कि अगर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो आपको 2,000 रुपए का चालान हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या फिर आपके को 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। और कई केसेस में तो मैंने ये भी देखा है कि 2,000 रुपए का जुर्माना भी भुगतना पड़ा और 3 महीने की जेल भी जाना पड़ा। तो ये हमारे किसी व्यक्ति के साथ ना हो, तो इंश्योरेंस जरूर करा के रखें, वो चालान से भी बचे और जेल जाने से भी बचे। और सबसे बड़ी बात, हमारी सुविधा के लिए देख लीजिए कि नेक्स्ट मनी इंश्योरेंस ने 24 से ज्यादा कंपनियां हमारे बीच में लाके रख दी हैं और बेस्ट से बेस्ट प्लान रखे हैं अपने वाहन बीमा के लिए। हमने करना क्या है? घर बैठ के ऑनलाइन इसको समझना है, करना है और उसके बेनिफिट लेना है, और ऐसे चालान से और ऐसी सजा से बचना है। इसी में अगर मैं एक आर्टिकल के जरिए एक नुकसान बताना चाहूंगा कि अगर आप वाहन का बीमा नहीं कराते हैं तो कितने बड़े नुकसान में आप आ सकते हैं। आप न्यूज आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे, सभी लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक बाइक सवार के बाइक का बीमा नहीं था और उसने एक छात्रा को टक्कर मारी और उसको अब जेब से देने पड़ रहे हैं 21.18 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट से सेटल हुआ है, ये इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल नहीं किया, ये कोर्ट के जरिए, कोर्ट में यानी कि एक केस गया था और कोर्ट से सेटलमेंट हुआ है इसमें कि उस बाइक सवार को ये पैसे हर हालत में देने पड़ेंगे, चाहे वो एसेट्स बेच के दे, वाहन बेच के दे, घर बेच के दे, प्लॉट बेच के दे, कहीं से भी दे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। गलती क्या थी? सिर्फ गलती इतनी थी कि बाइक सवार ने अपनी गाड़ी का बीमा नहीं कराया था, उसने एक छात्रा को एक्सीडेंट किया, छात्रा को जो नुकसान हुआ उसने, उसकी फैमिली ने कोर्ट में इस क्लेम को डाला और कोर्ट ने तय किया कि छात्रा की पढ़ाई का खर्चा, उसकी फैमिली की जिम्मेवारी का खर्चा और उसके ऊपर लगाई गई पेनल्टी सब मिला के उसको 21 लाख रुपए का हर्जाना देना। डियर फ्रेंड, एक हादसा और भी है जिसका मेरे पास आर्टिकल नहीं है, मैं एक बताना चाहूंगा कि एक कार सवार ने एक साइकिल एक्सीडेंट किया था और उस साइकिल सवार का जो है रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन जब बाद में पता लगा तो वो साइकिल सवार एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था और उसकी महीने की सैलरी 50,000 से ऊपर की थी। अब आप यकीन मानेंगे कि उसको भी कोर्ट से क्लेम लड़ना पड़ा क्योंकि कार का इंश्योरेंस नहीं था और वहां कोर्ट के जरिए उसको 1,27 लाख का क्लेम देना पड़ा। और ये हादसा हमारे शहर में हुआ। उसका आर्टिकल मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास आएगा तो मैं कभी उस आर्टिकल को भी आपके साथ शेयर करूंगा। कारण क्या था कि छात्रा की इनकम नहीं थी और वो साइकिल सवार सैलरीड था और उसकी सैलरी के हिसाब से, उसकी फैमिली की लाइबिलिटीज के हिसाब से और उसको ऊपर लगाई गई पेनल्टी के हिसाब से कोर्ट ने तय किया कि 1,27 लाख का क्लेम देना है और उस व्यक्ति को देना पड़ा। उसका घर बिक गया, उसका प्लॉट बिक गया और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो ये आप सभी के साथ ना हो, इसलिए वाहन का बीमा जरूर कराएं। अब बात आती है कि वाहन का बीमा अगर हम कराना चाहते हैं तो कितने प्रकार से होता है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, वाहन का बीमा क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने बड़े लाइबिलिटीज को हम अपने सर पे लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हम दो तरीके से वाहन इंश्योरेंस करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्टी में हम व्हीकल के लॉस को और डैमेज को कवर करते हैं। व्हीकल मीन आपके वाहन का, कई बार आपका वाहन चोरी हो जाता है या 100% डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्हीकल की जो वैल्यू थी उतने का आपको पूरा का पूरा कंपनसेशन मिलता है। या किसी एक्सीडेंट में डैमेज होता है तो डैमेज जितने का भी हुआ है आप उतने का वहां से क्लेम कराते हैं। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपके व्हीकल का लॉस या डैमेज कवर है। दूसरा, आपके गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो रहा है जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉस या डैमेज, वो भी कवर है।
जैसा कि अभी आपने आर्टिकल में देखा कि बाइक सवार को 21 लाख रुपए देने पड़े। अगर उसने इंश्योरेंस कराया होता तो ये 21 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करती, उसके 1 रुपए भी जेब से नहीं देने पड़ते। दैट्स इन थर्ड पार्टी लॉस एंड डैमेजेस। इसी के साथ-साथ जो भी वाहन मालिक है, अगर वो खुद ड्राइव कर रहा है, तो वो अपने लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एडिशनल 3 सवा 300 से लेके 375-80 रुपए तक के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। और ये एडिशनल ऑफर है। आप ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, और आपको आवश्यकता नहीं है तो आप इसे अपनी पॉलिसी से हटा भी सकते हैं। ये एडिशनल फीचर है ओनर ड्राइवर कवर, यानी मालिक खुद अगर वाहन चला रहा है तो अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस ऐड कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपके वाहन को कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था, मान लीजिए आपका कोई मित्र गाड़ी लेके गया था, या आप किसी ड्राइवर को यूज करते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और कभी एक्सीडेंट में ड्राइवर के साथ या उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए भी ये एडिशनल फीचर है, ये एडिशनल ऑप्शन है कि अगर अपनी पॉलिसी में आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी आपसे 50 रुपए एक्स्ट्रा लेती है और 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। तो ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में हम इन चीजों को कवर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या-क्या बेनिफिट है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी में। तो थर्ड पार्टी में आपकी व्हीकल की जो वैल्यू है, उसको जीरो कर दिया जाता है, यानी आपके व्हीकल का लॉस या डैमेज को हम कवर नहीं करेंगे। केवल आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, जिसको हम थर्ड पार्टी लॉस या डैमेज बोलते हैं, वो कवर रहेगा। इसी तरीके से मालिक जो अपनी गाड़ी खुद चला रहा है, वो अपने को कवर करना चाहता है तो ओनर ड्राइवर कवर को कर सकता है, या वो अपने ड्राइवर को कवर करना चाहता है, या अपने मित्र जो दूसरी गाड़ी चला रहा था उसको कवर करना चाहता है, तो थर्ड पार्टी में हम दे सकते हैं। तो द मेजर डिफरेंस इन फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी, कि आपका जो व्हीकल का लॉस है वो केवल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर होता है। थर्ड पार्टी में व्हीकल की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए थर्ड पार्टी में हम किसी व्हीकल का कोई कंपनसेशन नहीं देते। अब मैं 1900 एक्ट के उस नियम के बारे में बताना चाहूंगा कि 1998 में हमारे परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया था कि आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य है, कंपल्सरी है। कई बार कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपके जब पेपर चेक करता है, वो इंश्योरेंस क्यों चेक करता है? क्योंकि उसको पता है कि 1998 में ये कानून बना दिया गया था कि अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है या उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, तो उसका चालान काटा जा सके, उसको जेल की सजा दी जा सके। क्योंकि ये 98 में तय हो चुका था कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य है, क्योंकि आपकी गाड़ी से अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो उसको हम कंपनसेट कर पाए। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, हम फिर अगेन बोलेंगे कि नेक्स्ट मनी में 24 से ज्यादा कंपनी हमारे बीच में है कि हम बेस्ट से बेस्ट प्लान लेके, अच्छे से अच्छे सेलेक्ट प्लान लेके और अच्छी से अच्छी कंपनी से यहाँ से इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये है हमारा व्हीकल इंश्योरेंस। तो व्हीकल के ऊपर बात समझ में आ गई होगी कि वाहन का इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। वो वाहन किसी भी रूप का हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी व्यवसाय से ताल्लुक रखता हो। आज हम दूसरे सेक्शन पे बात करना चाहेंगे, जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। तो बेसिकली सबसे पहले समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य बीमा है क्या। तो जिस तरीके से अभी आपने वाहन में या बीमा को समझा था कि बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और एक हेल्थ इंश्योर्ड व्यक्ति के बीच में या उसके परिवार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर तय किया जाता है कि अगर आपको कभी किसी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, किसी बीमारी के तहत अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, और जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी कवर अप दे, उनको बेनिफिट दे, तो वहां पर वो एक एग्रीमेंट करता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए इतने लाख रुपए का सम एश्योर्ड चाहिए, यानी बीमा राशि चाहिए, और उसके एवज में मैं सालाना आपको थोड़ा सा प्रीमियम पे करूंगा। तो इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती है और वो किसी भी कारण से हॉस्पिटलाइज होता है, तो हॉस्पिटल के जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, नर्सिंग हो, रूम चार्जेस हो, आपके पैथोलॉजिकल हो, मेडिसिन चार्जेस हो, सर्जरी चार्जेस हो, सब कुछ आपके उस बीमा में कवर्ड होते हैं। आपको आपको जेब से पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपने अपने परिवार की बीमित राशि तय की थी, उतनी राशि तक का आप यहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य पॉलिसी के ऊपर आप अपने कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार को कितने सम एश्योर्ड से सिक्योर करना चाहते हैं और उसके एवज में क्या प्रीमियम देना चाहते हैं। तो जस्ट लाइक ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये नहीं लेते हैं, मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, और अगर फिर किसी परिवार में कोई बीमारी हुई, तो आप सोच सकते हैं कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो दवाई के या हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, वो आप किन फाइनेंशियल सोर्सेस से लेते हैं। ये भी एक आंकड़ा बताता है
कि डियर फ्रेंड 75% लोग, यानी कि 100 में से 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम से या अब तक जो जमा पूंजी उनने सेविंग की थी, बचत की थी, आज तक जो पैसा जोड़ा था, उस पैसे को वो इलाज में खर्चा कर देते हैं। जब भी परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है या उसकी सारी इनकम खत्म हो जाती है। ये 75% लोगों के साथ हुआ है। 24% लोग ऐसे भी निकल के आए हैं जिनके पास पैसा कम होने की वजह से उन्होंने अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से या अपनी कंपनी से कहीं ना कहीं से पैसा उधार भी लिया और उधार लेके इलाज कराया है और फिर उस उधार को भी कई सालों तक चुकाया होगा। तो डियर फ्रेंड, ऐसे ये आंकड़े बताते हैं। और 18% लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जिनके पास ना तो उधार पैसा मिलता है, ना जमा पूंजी होती है और उन्हें अपना संपत्ति बेचनी पड़ती है। हो सकता है गोल्ड बेच दिया, हो सकता है प्लॉट बेच दिया, हो सकता है अपना वाहन बेच दिया हो सकता है अपना घर बेच दिया हो, क्योंकि इलाज तो जरूर कराएंगे। किसी भी फैमिली मेंबर को हम हॉस्पिटल में छोड़ तो सकते नहीं है, तो हमें इलाज तो कराना है, तो कहीं ना कहीं एसेट बेचना पड़ता है। और ये एक फाइनेंशियल सोर्स का डाटा है कि 18% लोग एसेट्स को भी बेचते हैं। तो डियर फ्रेंड, हमारे किसी पार्टनर के साथ या उनके परिवार के साथ ऐसा ना हो, तो ऐसी खर्चों के लिए बचने से लिए हम स्वास्थ्य इंश्योरेंस ले लेंगे, तो हम फाइनेंशियल सेविंग से भी बच जाएंगे, उधार लेने से भी बच जाएंगे और हमें संपत्ति बेचने की भी नौबत नहीं आएगी। कुछ आंकड़े बताते हैं कि अगर हमारे बीच में कभी कोई बीमार होता है और हॉस्पिटलाइज होता है, तो अमूमन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग हॉस्पिटल में गए होंगे, परिवार के लोग भी गए होंगे और किसी बीमारी में आपने लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का खर्चा बस यूं ही कर दिया होगा। कहने का मतलब हॉस्पिटल में पहुंचे तो लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का खर्चा कब हो गया पता भी नहीं चलता। ये अमूमन देखा गया है। और कई बार कई गंभीर बीमारियों में ये खर्चा 20 लाख या इससे ऊपर भी जा चुका है। बहुत से लोगों ने इतने बड़े बड़े खर्चे को भी झेला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास बेस्ट से बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो तो आप इतनी बड़ी राहत ले सकते हैं और इतनी बड़ी गंभीर बीमारी पे होने वाले खर्चे से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बात करना चाहेंगे हम उन लोगों के लिए जो सर्विस क्लास लोग हैं, ये नौकरी करते हैं और 30-35 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं। और रिटायरमेंट के समय आपने देखा होगा कि जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो अमूमन एक आंकड़ा बताया गया है कि 4 में से 1 व्यक्ति रिटायरमेंट के समय पे किसी न किसी गंभीर बीमारी से शिकार होता है। यानी उसको अपनी जॉब के दौरान, उस साइकिल के दौरान किसी न किसी बीमारी ने ग्रसित कर दिया है और वो अपनी जमा पूंजी भी खर्च कर रहा है और अपनी इनकम को भी खर्च कर रहा है। और रिटायरमेंट माने होने के बाद जो भी उसके पास पूंजी थी वो उसी से इलाज कराता है। तो हमें ऐसे फैमिली मेंबर्स के लिए या हमारे जो पेरेंट्स हैं जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं उनके लिए भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ी हेल्प करता है, बहुत बड़ी मदद करता है और उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को हम खर्च होने से बचा सकते हैं। और ये अमूमन पाया गया है, देखा गया है। इसी तरीके से मैं अगर आज की बात करूं, डियर फ्रेंड, आज हम पूरे देश की बात कर लें या पूरे विश्व की बात कर लें तो एक भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19 यानी कोरोना। और कोरोना में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के जो खर्चे आ रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं, वो मिनिमम 2 लाख से लेके 8 लाख, 10 लाख, इससे ऊपर के भी बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो आपको और भी बड़े खर्चे होने पड़ते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, अगर वो ऐसी बीमारी से इन्फेक्टेड हुए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और उन्होंने क्लेम रजिस्टर्ड किया और अपने इलाज को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेके पूरा किया। तो ये आंकड़े भी आज हम आपके सामने शेयर करेंगे कि कितने लोगों ने कितना क्लेम लिया है और कब तक लिया है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। अगर आपके परिवार के साथ या अपने आस-पास के रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी कोई भयानक बीमारी में कोई ग्रसित ना हो, उसको फाइनेंशियल लॉस ना हो, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए था। और अगर वो अभी भी ले लेता है, तो आने वाले समय में अगर किसी बीमारी से जूझना पड़े, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। चलिए एक आंकड़ा बताता हूँ कि भारत में जो कोरोना पीड़ित हुए थे, उसमें कितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया और उसमें क्या बेनिफिट मिला। तो यहाँ पर आंकड़े निकल के आए हैं कि केवल 4%, मात्र ओनली 4% लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस था। अब आप समझ सकते हैं कि 4 जून 2020 जो अभी-अभी निकल के गया है, टोटल इन्फेक्टेड लोग थे 2,17,000। 2,17,000 हमारे देश में इन्फेक्टेड थे और उनमें से जो इंश्योरेंस कंपनी से पीड़ित थे, उनमें से आंकड़े थे 8,500 लोग जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी। और उन लोगों ने जो क्लेम लिया है, वो क्लेम राशि है 135 करोड़, 135 करोड़।
तो आप सोच सकते हैं कि इन 8,500 लोगों ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लिया और जो खर्चा उनके फाइनेंशियल सेविंग से होना था वो इंश्योरेंस कंपनी ने उन्होंने कवर किया। डियर, सबसे बड़ा मौका क्या है हमारे पास? हमारे पास मौका है कि मात्र 4% लोग इंश्योर हैं। हमारे देश की जनसंख्या का 96% मार्केट अभी भी खाली है। अगर हम कहीं ना कहीं मार्केट में अप्रोच करें और उनको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएं तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री को हम यहाँ पर बना सकते हैं और अपनी इनकम को भी बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या है, क्या समझाएंगे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी बीमारी के तहत आपको ट्रीटमेंट लेना होता है तो आपको क्या क्या चीजें कवर हैं और क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो कुछ फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला बेनिफिट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जिस बीमारी में आप ट्रीटमेंट ले रहे थे डॉक्टर से और डॉक्टर आपको एडमिट नहीं कर रहा था, केवल आपको चेक कर रहा था, कुछ टेस्ट करा रहा था, कुछ मेडिसिन दे रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम डॉक्टर बोलता है कि कंडीशन ठीक नहीं है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड, एडमिट होने से पहले 30 से 60 दिन जो भी आपने खर्चा किया था दवाई पे, डॉक्टर की फीस पे, पैथोलॉजिकल टेस्ट पे, उन सभी के बिल लगाकर आप उस अमाउंट को रिम्बर्स कर सकते हैं। तो दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट कि एडमिट होने से पहले जो खर्चे हुए हैं 30 से 60 दिन के, वो आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। दूसरा है आईपीडी, यानी अब आप एडमिट हो गए, हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं, तो सबसे पहली चीज, हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट रहना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका क्लेम रजिस्टर्ड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे के बाद ही आपका क्लेम रजिस्टर्ड होता है, तो मिनिमम 24 घंटे के लिए आप एडमिट होंगे। अब अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट हो चुके हैं तो डियर फ्रेंड, हॉस्पिटल के अंदर जो भी खर्चे हो, चाहे डॉक्टर की फीस हो, नर्सिंग हो, रूम चार्जेस हो, आईसीयू चार्जेस हो, सर्जरी का खर्चा हो, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, मेडिसिन का खर्चा हो, सब कुछ आपका यहाँ पर कवर होता है। और जितना आपने सम एश्योर्ड अपनी फैमिली का तय किया था उस पॉलिसी एग्रीमेंट में कि आपने 5 लाख का कवर लिया है, 10 लाख का लिया है, 50 लाख का लिया है, उतनी अमाउंट तक का आप क्लेम कैशलेस कर सकते हैं हमारे पैनल हॉस्पिटल में। और अगर पैनल में नहीं है तो आपको अपने जेब से खर्च करके इलाज कराना है और उसके बाद बिल लगा के इसको रिम्बर्स कराना है, क्योंकि ये दोनों तरीके से चलेगा। क्योंकि हर समय जरूरी नहीं कि पैनल हॉस्पिटल आपके पास में हो, तो आपको सबसे पहले पेशेंट को एडमिट कराना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है। अगर पैनल हॉस्पिटल में है तो कैशलेस चलेगा, और पैनल में नहीं है तो आपको रिम्बर्समेंट के जरिए जाना पड़ेगा। देन आफ्टर डिस्चार्जिंग, यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, हम इसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो डियर फ्रेंड, डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर आपका रूटीन चेकअप हो रहा है, रूटीन में ट्रीटमेंट चल रहा है, रूटीन में मेडिसिन चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं, डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, तो वो भी जो खर्चे हैं आपके डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, 60 दिन से 90 दिन के खर्चे भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर किए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, एडमिट होने पर और एडमिट होने के बाद के सारे खर्चे आपको कवर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे डे केयर ट्रीटमेंट भी हैं। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब मोर देन 500 डिसीज मेडिकल साइंस ने डिक्लेयर की है कि इन बीमारियों में आपको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह आइए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, दोपहर तक अपनी सर्जरी कराइए, ऑपरेट कराइए और शाम को छुट्टी करा के ले चले जाइए। तो ऐसी भी 500 से ज्यादा बीमारियां हैं जो डिक्लेयर की गई हैं, और इन बीमारियों पे इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट को तय किया है, ये फिक्स है कि आपको इस बीमारी पे इतना ही क्लेम मिलना है। उदाहरण के तौर पे आज हम सुनते होंगे मोतियाबिंद, यानी जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट। पहले ये इलाज जब होता था, ऑपरेशन होता था, तो 4 से 6 दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता था। लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुकी है कि हम पेशेंट को लेके सुबह जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, दोपहर तक ऑपरेशन होता है और शाम तक छुट्टी हो जाती है। तो ऐसी ट्रीटमेंट पर इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर आपने एक आंख का ऑपरेशन कराया तो 25 से 30 हजार रुपए का हम खर्चा देंगे, और अगर आपने दोनों आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया तो 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा देंगे। यानी यहाँ पर अमाउंट की सीमा रेखा तय है। तो ऐसी 500 बीमारियां हैं जिनके अलग अलग खर्चे और अलग अलग अमाउंट तय है। इसी तरीके से जो भी मेच्योर कैंडिडेट है हमारी पॉलिसी में, मान लीजिए मैंने पूरी फैमिली को सिक्योर किया है, तो फैमिली में हम बच्चे हमारे अनमेच्योर हैं, लेकिन जो मेच्योर है वो एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, और ये हेल्थ चेकअप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप एनुअल हेल्थ चेकअप करा के ये देख सकते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं उत्पन्न हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई जेब से चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। आप हर साल जो मेच्योर यानी हस्बैंड वाइफ हैं वो अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। बच्चे हेल्थ चेकअप में कवर नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने पॉलिसी ली हुई है
और आप पॉलिसी चला रहे हैं और टचवुड आपका कोई क्लेम नहीं आता है, पूरे साल स्वस्थ रहते हैं, आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है नो क्लेम बोनस का। अब वो नो क्लेम बोनस क्या है? तो कंपनी कहती है कि हम आपके बोनस में जो सम एश्योर्ड है उसमें 10% सालाना इंक्रीज करते हुए 10 साल तक या अगले कुछ सालों तक हम इसको बढ़ाते जाएँगे। तो उसका बेनिफिट क्या है? तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पॉलिसी चलाई और आपने क्लेम नहीं लिया, तो हर साल 10% के हिसाब से या कुछ कंपनी अलग-अलग परसेंट के हिसाब से आपको नो क्लेम बोनस देती है, वो ऐड ऑन हो जाता है। अब मान के चलिए मैंने पॉलिसी 5 लाख की ली है, 2 साल से क्लेम नहीं लिया है, तो 10-10% का अगर इंक्रीमेंट भी लगाऊँ, तो 50-50 हज़ार करके 2 साल का इंक्रीमेंट लग गया, तो अब 6 लाख रुपए तक का मैं क्लेम ले सकता हूँ। तो प्रीमियम वही है, लेकिन नो क्लेम बोनस के अंतर्गत हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया बोनस के तौर पे और ये बोनस भी हम हॉस्पिटलाइज्ड एक्सपेंसेस में कवर अप करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम 100% तक या कुछ कंपनी 150% तक कवर करती है नो क्लेम बोनस को। ये आपका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है जो लोग टैक्स रिफंड फाइल करते हैं, आईटीआर भरते हैं और जिनकी इनकम अच्छी है और अपने टैक्स रिबेट चाहते हैं, बचत चाहते हैं अपनी इनकम में, तो वो टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं 80D के अंतर्गत। 80C में हमारा लाइफ इंश्योरेंस, पीपीसी और बाकी सारी चीजें आते हैं, लेकिन 80D जो हमारा स्वास्थ्य बीमा है, या आपने अपने लिए लिया हो, अपने परिवार के लिए या आपने अपने पेरेंट्स के लिए लिया हो, उन दोनों प्रीमियम को हम 80D के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट रिबेट में ले सकते हैं। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस के जो मेन बेनिफिट मैंने आपको बताए। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा एक्सक्लूजन कि आपको इन हेल्थ इंश्योरेंस में क्या नहीं मिलेगा। ये जानना बहुत जरूरी है। लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेंट आती है और कहीं ना कहीं आंकड़े भी बताते हैं कि लोगों को क्लेम नहीं मिलता है। बहुत सी कंपनीज के बहुत से आंकड़े हैं जो क्लेम नहीं दिए गए, वो क्यों नहीं दिए गए, रीजन क्या था, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है कि फर्स्ट 30 डे के अंदर क्लेम आया हो। मान लीजिए आज आप पॉलिसी लेते हैं और विद इन 30 डे अगर आप क्लेम लेने आएंगे तो डियर फ्रेंड कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी पहले 30 दिन कोई क्लेम रजिस्टर्ड नहीं करती। तो कई बार क्लेम रिजेक्ट होने का कारण ये भी हो सकता है। तो पॉलिसी लेने के 30 दिन तक किसी भी बीमारी में किसी भी क्लेम लेने की उम्मीद ना रखें। हाँ, अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, ये इंस्टेंट होता है, इसका पता नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन पे आप उसी पॉलिसी में क्लेम ले सकते हैं, केवल हार्ट अटैक और एक्सीडेंट को छोड़ के। बाकी अदर डिसीज में आपको कोई क्लेम 30 दिन मिलने वाला नहीं है। दूसरा है 2 ईयर एक्सक्लूजन, 2 साल। तो मेडिकल साइंस ने कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं, उनको तय किया है कि हमारे शरीर के अंदर इन बीमारियों को पनपने में कुछ समय लगा होगा, ये एकदम से उत्पन्न नहीं हुई। तो मेडिकल साइंस ने उसको 2 साल के एक्सक्लूजन में डाल दिया। जैसे किडनी में स्टोन हो गया जिसको हम बोलते हैं पथरी, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, वेरिकोज वेन हो गई है, हर्निया हो गया है, या आपका नी रिप्लेसमेंट आ गया है। तो सर इस तरीके से बहुत सी बीमारियां हैं जिनको 2 ईयर स्पेसिफिक डिसीज में रखा गया है। अगर ऐसी बीमारी पर 2 साल से पहले आप क्लेम लेंगे तो आपको क्लेम रिजेक्ट होना है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस बोलती है कि इन बीमारियों को कम से कम 2 साल लगते हैं डेवलप होने में। 2 साल के बाद आप क्लेम लीजिए, कभी रिजेक्ट नहीं होगा, आपको ये कंपनसेट मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सक्लूजन है 4 ईयर का। 4 ईयर का मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एंड इंजरी। 4 साल की एक्सक्लूजन किस पे चलेगा? अगर पॉलिसी लेते समय आपको कोई बीमारी है, हो सकता है आप डायबिटिक हो सकता है आप हाइपरटेंशन हो सकता है और भी कोई बीमारी हो, तो डियर फ्रेंड अपनी बीमारी को डिस्क्लोज करिए। अगर आप छुपाएंगे, बीमारी नहीं बताएंगे और पॉलिसी लेते हैं और जब ट्रीटमेंट आता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं और डॉक्टर लिख के देता है कि ये बीमारी पिछले कई सालों से है, वो मेडिकल हिस्ट्री बता देती है, आपका मेडिकल जो बायोकल्चर है वो बता देता है, ऐसी स्थिति में आपका क्लेम 1 सेकंड के अंदर रिजेक्ट होता है और आपको 1 रुपए का भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड अगर किसी भी पार्टनर को पॉलिसी लेने से पहले या उसकी फैमिली को या रिलेटिव को या जानकार को कोई भी डिसीज है, उसको डिस्क्लोज करिए कि क्या बीमारी है, कब से है, और उसके बाद 4 साल तक उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी बीमारी पर क्लेम नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद आप खुल के आराम से उस बीमारी से संबंधित कोई भी बीमारी है या उस बीमारी पे आप क्लेम ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इंजरी हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में सर्जरी हुई, सर्जरी में हो सकता है आपके स्क्रू लगाए गए हों, रॉड डाली गई हो, कुछ प्लेटें लगाई गई हों, और ऐसी जगह पर भी बहुत से लोग इनको भी छुपा जाते हैं, बताते नहीं है पॉलिसी लेते समय और फिर बोलते हैं कि सर मुझे अपने शरीर से जो स्क्रू लगाए गए थे एक्सीडेंट के टाइम पे वो निकलवाना है। तो डियर फ्रेंड अगर किसी भी इंजरी में ऐसी कोई सर्जरी हुई है, ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है, इसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी है।
4 साल के बाद अगर दोबारा आप चाहें उस ऑपरेशन करा के उन इक्विपमेंट्स को जो आपकी बॉडी में फिट हैं निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं, उसका क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आप छुपाएंगे और फिर क्लेम लेने जाएंगे तो 101% गारंटी है आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है। और यही कारण है क्लेम ना मिलने का जो परसेंटेज आता है इंश्योरेंस कंपनी से कि क्लेम नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ कारण ही हैं जिन कारण की वजह से नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन से प्लान्स हैं। तो डियर फ्रेंड, जो लोग अभी तक अकेले हैं, 18 साल से ऊपर हैं, जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, वो अपने लिए इंडिविजुअल हेल्थ प्लान ले सकते हैं, क्योंकि बीमारी किसी को बता के नहीं आती, किसी को पूछ के नहीं आती, कभी भी आ सकती है। तो चाहे वो अकेला हो या परिवार के साथ हो, तो अकेला कोई व्यक्ति है तो इंडिविजुअल हेल्थ प्लान ले सकता है। अगर फैमिली वाला है, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, और बच्चों में भी एक पॉलिसी के अंतर्गत 3 बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चों को कवर करेंगे। 3 से ज्यादा अगर किसी के बच्चे हैं तो आपको 2 पॉलिसी लेनी पड़ेगी, उनमें दोनों में अलग अलग कवर लेना पड़ेगा। तो वो फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान ले सकते हैं जिसमें अपनी फैमिली को कवर कर सके। इसी के साथ साथ हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके लिए भी हम सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता उनको भी होती है, और हॉस्पिटलाइज में जो भी खर्चे होते हैं वो वहां से क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ क्रिटिकल डिसीज हैं, 34, लगभग 32 से 34 कुछ भयानक बीमारियां हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, लाइक कैंसर एक भयानक बीमारी है। तो अगर किसी को लगता है कि भविष्य में कैंसर जैसी बीमारी पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, समय बहुत ज्यादा गुजरता है, तो ऐसी क्लेम के बचने के लिए वो अपने लिए क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। अगर भविष्य में उन 32 या 34 बीमारियों में से कोई भी बीमारी होती है तो ऐसी पॉलिसी पर वो उस स्पेसिफिक बीमारी पर क्लेम ले सकता है। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ स्पेसिफिक डिसीज इंश्योरेंस भी है। डिसीज स्पेसिफिक मतलब वो सीजनल आते हैं और सीजन में आपको खर्चा करा के चले जाते हैं। तो जिस तरीके से वो सीजनल आए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी उनको अलग अलग प्लानों में डिवाइड किया है, उनको डिसीज स्पेसिफिक प्लान रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आप सुनते हैं कि हर साल डेंगू आता है। अब डेंगू में कहीं ना कहीं 50,000 से लेके लाख 2 लाख रुपए तक खर्चा भी होता है, तो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी पार्टनर ने डिसीज स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत डेंगू हेल्थ पॉलिसी ली है, यानी डेंगू से बचने के लिए हेल्थ पॉलिसी ली है, और भविष्य में अगर उसे कभी डेंगू होता है तो वो डेंगू के ट्रीटमेंट को सिर्फ उस पॉलिसी के अंदर ले सकता है। तो ऐसे डिसीज स्पेसिफिक प्लान भी है, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रहे हैं, किसी कंपनी को आप चला रहे हैं, किसी ऑफिस को काम चला रहे हैं, और आपके यहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है, 10 से मिनिमम 10 एम्प्लॉय चाहिए, 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो आप उनके लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी करा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपने एम्प्लॉइज को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से सिक्योर कर सकता है। डियर फ्रेंड, यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपके 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो सिर्फ वो एम्प्लॉय कवर नहीं होंगे। उस हेल्थ पॉलिसी में एम्प्लॉइज के साथ साथ उनकी फैमिली में उनकी जो वाइफ है, बच्चे हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को विद फैमिली कवर दे सकता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, आपने अपने पुराने फोन को नए फोन में बदला होगा, अपग्रेड किया होगा, बाइक को कार में अपग्रेड किया होगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम को लैपटॉप में अपग्रेड किया होगा, आपने छोटे से घर को बड़े से घर में या विला में या बंगले में कन्वर्ट किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी अपनी हेल्थ पॉलिसी को, अपने हेल्थ इंश्योरेंस को अपग्रेड किया है? क्योंकि हो सकता है आपने पहले से पॉलिसी ले रखी हो, आप पहले से कोई इंश्योरेंस प्लान चला रहे हो, लेकिन आज मेडिकल साइंस में नई नई बीमारियां, नई नई इक्विपमेंट, नई नई डिसीज आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को अपग्रेड किया है? अगर नहीं किया है तो आपके पास मौका है कि आप अच्छे से अच्छे प्लान में जाके अपनी पुरानी पॉलिसी को अपग्रेड कर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट मनी में पोर्टेबिलिटी के जरिए आप बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट प्रीमियम में बेस्ट से बेस्ट फीचर्स के साथ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से फीचर्स आप नए एड ऑन हो चुके हैं। तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अपग्रेड करा लीजिए। तो ये तो थे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट, और मैंने उन सभी के लिए बताया जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो जरूर कराएं, अपनी फैमिली को हॉस्पिटल के खर्चे से बचाने के लिए उसको कवर अप दें। और जिन लोगों ने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है वो उस पॉलिसी को अपग्रेड कर लें, वो चेक कर लें कि उनके पॉलिसी में कहीं कोई ऐसे फीचर्स तो जो नहीं है, जो मिसिंग हो रहे हैं या जो छूट रहे हैं। अब बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर अंत में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। डियर फ्रेंड, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारे कंपनी के सीएमडी साहब वर्मन जी ने हमारे नेक्स्ट मनी पार्टनर्स के लिए लाए हैं, बहुत से छोटे से प्रीमियम में, और फाइनेंशियल रिकवरी के लिए हमारी फैमिली को यहाँ पर रिकवर, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए रखा गया। तो ये पॉलिसी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से। यहाँ पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा जो टाई अप किया गया है,
और ये पॉलिसी मात्र दी गई है 1428 रुपए सालाना, यानी आपको 1428 रुपए महीने नहीं देना है, साल देना है। अगर इसको साल से डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 4 रुपए का भी खर्चा प्रतिदिन नहीं आता है। और इस 4 रुपए के खर्चे में आप अपनी फैमिली को, यानी वो लोग अपनी फैमिली को कितना सिक्योर कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली ऑफिस में जाके, स्टार के ऑफिस में जाके इसी पॉलिसी को परचेज करते हैं तो 10 लाख रुपए के एक्सीडेंटल पॉलिसी को 1800 कुछ रुपए में आपको दिया जाएगा। लेकिन हमारे वर्मन जी ने हमारे नेक्स्ट मनी पार्टनर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट दिया कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मात्र 1428 में, तो लगभग लगभग 400 रुपए की बचत तो आपको पहले ही हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरे बेनिफिट होंगे वो तो अलग है। अब बात आती है पॉलिसी के फीचर्स क्या है। तो सबसे बड़ा फीचर है कि अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर का, जिसने ये पॉलिसी ले रखी है, उसका रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना होती है और उसका देहांत होता है, तो उसकी फैमिली को 11 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा एज अ डेथ कवर। तो आप समझ सकते हैं कि 1428 रुपए सालाना प्रीमियम देके आप अपनी फैमिली को 11 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर किसी पार्टनर के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ डेथ नहीं होती है, लेकिन वो 100% डिसेबल हो जाता है, मेडिकल साइंस बोलती है कि अब ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसके दोनों हाथ नहीं रहे या दोनों पैर चले गए या दोनों आंखें चली गई या रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, अब ये काम करने योग्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर भी ये कंपनी आपको या आपकी फैमिली को 11 लाख रुपए के कंपनसेशन जरूर देगी, यानी आपको वहां भी फायदा होने वाला है। इसी तरीके से अगर टेम्परेरी डिसेबल्ड हुआ, टेम्परेरी का मतलब 50% एंड अबव, हो सकता है एक हाथ ना रहा हो एक्सीडेंट में, या एक पैर चला गया हो, या एक आंख चली गई हो, ऐसा कोई भी अगर नुकसान हुआ है, 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है, तो भी आपको 5,50,000 का कंपनसेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बेनिफिट है, मेन बेनिफिट 1428 रुपए की पॉलिसी में। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, डेथ भी नहीं हुई, 100% डिसेबल भी नहीं हुआ, 50% भी डिसेबल नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और खर्चे शुरू हो गए, और आपकी जो इनकम हो रही थी, जिस भाग दौड़ में आप लगे थे, जो कमा के ला रहे थे, वो भी रुक गई, क्योंकि 2 से 3 महीने के लिए आप हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ऐसी कंडीशन पे आपको इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है वीकली कंपनसेशन, यानी आपकी जो साप्ताहिक खर्चे होते हैं, 5,000 रुपए हफ्ते के हिसाब से 100 वीक तक का आप कंपनसेशन ले सकते हैं। जो आपके खर्चे हैं, आपकी फैमिली की जो लाइबिलिटी है, या आपकी जो भी आपके खर्चे होते हैं, उनको ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक के आप मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ डेली कैश बेनिफिट, यानी प्रतिदिन का खर्चा। डियर फ्रेंड, कभी ना कभी आप भी जानते हो, आपके भी प्रतिदिन कोई ना कोई खर्चे होते, तो उनके खर्चे के लिए भी 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 15 दिन का आपको डेली कैश बेनिफिट है। साथ साथ होम कन्वेंस, घर में जो परिवार है उनको भी डेली दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, सब्जी चाहिए, खाने पीने के लिए जो जरूरत के आइटम है वो चाहिए, तो उनके लिए भी आप 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होम कन्वेंसेस मैक्सिमम 15 दिन का आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही है, आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो एम्बुलेंस चार्जेस में भी आप मैक्सिमम 5,000 तक का एम्बुलेंस चार्जेस ले सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए आपके दोनों बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी मंथली फीस भी जाती है, और आप हॉस्पिटलाइज हैं और उस समय आपकी इनकम खत्म हो चुकी है, अब आपको बच्चों की फीस देनी है, बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में एजुकेशन ग्रांट के अंतर्गत आप अपने दोनों बच्चों के लिए 20,000 रुपए का कंपनसेशन ले सकते हैं, जो आप स्कूल फीस के तौर पर दे सकते हैं। इसी तरीके से आप जिस वाहन पे थे, उस वाहन की भी टूट फूट हुई है, उसको भी मॉडिफाई कराना चाहते हैं, ठीक कराना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए तक का खर्चा आपको व्हीकल मॉडिफिकेशन के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप चलने स्थिति में आ गए हैं, लेकिन अकेले नहीं चल सकते हैं, आपको किसी रिलेटिव को साथ लेके चलना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, कोई जरूरी काम आ गया है, तो आप अपने रिलेटिव को ट्रैवल एक्सपेंसेस के रूप में अप टू 10,000 तक का आप ट्रैवल एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई मेडिसिन आपके शहर में नहीं मिल रही है, जो आपके इलाज में यूज होनी है, या आपके स्टेट में नहीं मिल रही है, या हो सकता है आपके कंट्री में ना मिल रही है, तो बाहर से ट्रांसपोर्ट कराई जा रही है, तो मेडिसिन का खर्चा तो आपको बियर करना होगा, बट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप 20,000 तक यहाँ पर रिम्बर्स कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1428 रुपए में हमारे कंपनी के सीएमडी साहब ने कितनी जबरदस्त पॉलिसी हम सभी पार्टनर्स के लाके दी है। कम से कम इस पॉलिसी को तो सबको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ले लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रिक्वेस्ट भी है कि लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली को आप कहीं ना कहीं सिक्योर करें। अब सवाल आता है कि नेक्स्ट मनी से इंश्योरेंस क्यों खरीदे। डियर फ्रेंड, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त हैं, पिछले कई सालों से बीमा बेचते हैं, मैं उनसे क्यों ना लूं, नेक्स्ट मनी से क्यों लूं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, पहला बेनिफिट
कि आपको अगर अलग अलग चीजों का अलग अलग बीमा कराना है तो आपको मार्केट में अलग अलग कंपनी और अलग अलग एडवाइजर या अलग अलग फाइनेंशियल कंसल्टेंट ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि आपको विभिन्न विभिन्न चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट मनी में सबसे अच्छी फायदा है कि ऑल ओवर द इंडस्ट्री, यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितनी कंपनी है, सारी कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, और जितने प्रकार के इंश्योरेंस प्लान है, चाहे वो हेल्थ का हो, ट्रैवल का हो, व्हीकल का हो, घर का हो, आपके ज्वेलरी का हो, किसी भी प्रकार का बीमा हो, सभी प्रकार के बीमा सभी प्रकार की कंपनियों के एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मनी ने एक इतनी बड़ी छतरी आपको लाके दे दी है, उसी छतरी के अंदर सब कुछ, उस बकेट में सब कुछ लाके दे दिया। दूसरा फायदा क्या है, जो डियर फ्रेंड आज तक मैं गारंटी देता हूं, आज तक आपको टू व्हीलर या फोर व्हीलर या किसी भी वाहन के ऊपर कोई कैशबैक नहीं मिला होगा, यानी कोई अर्निंग नहीं मिली होगी। आपने बीमा का हर साल कराया होगा, वाहन का बीमा हर साल कराते आए होंगे, लेकिन क्या कभी कोई इनकम हुई है? लेकिन नेक्स्ट मनी ने, बर्मन जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हम सभी के लिए कि हम अपनी गाड़ियों का बीमा करें और उसके ऊपर कैशबैक भी लें। अब वो कैशबैक किस रूप में है, तो यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम कैशबैक 37 रुपए 60 पैसे के रूप में आपको मिलता है। सबसे छोटा आज तक जितने भी हमारे नेक्स्ट मनी पार्टनर हैं, जिनको ये कैशबैक मिला है, मैं उन्हीं कैशबैक की बात कर रहा हूँ, ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि हमारे पार्टनर्स को कैशबैक मिला है। तो 37 रुपए 60 पैसे टू व्हीलर के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सबसे छोटा कैशबैक हमें मिला है। इसके बाद हमारे किसी नेक्स्ट मनी पार्टनर को 117 रुपए का कैशबैक भी आया है, 394 रुपए 50 पैसे का भी आया है, 617 रुपए 62 पैसे का भी कार के इंश्योरेंस के ऊपर उसने कैशबैक लिया है, 757 रुपए 75 पैसे का भी लिया है, 850 रुपए का भी कैशबैक लिया है, 1107 रुपए का भी कैशबैक लिया, 1291 रुपए का भी लिया और 1295 रुपए का भी कैशबैक लिया। डियर फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब है कि जैसा वाहन होगा उसका जितना प्रीमियम आएगा, उसके ऊपर हमारे नेक्स्ट मनी में ओडी प्रीमियम के ऊपर 5% का कैशबैक आता है जो तय है। तो ये 37 रुपए 60 पैसे से लेके 1295 रुपए तक का कैशबैक हमारे नेक्स्ट मनी बिजनेस पार्टनर अर्न कर चुके हैं। अगर इससे भी बड़ा प्रीमियम आएगा तो इससे बड़ा भी कैशबैक आपको मिल सकता है। तो ये चीज प्रूफ। दूसरी बात करूंगा मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो डियर फ्रेंड, हमारे नेक्स्ट मनी में बहुत से लोगों ने, हमारे नेक्स्ट मनी बिजनेस पार्टनर ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया। तो हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली 18 जून 2020, आज 21 तारीख है, 2 दिन पहले की बात है, 1179 रुपए 50 पैसे का कैशबैक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर लिया है हमारे ही किसी नेक्स्ट मनी बिजनेस पार्टनर ने। इसके साथ साथ 2011 रुपए का भी कैशबैक लिया है। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा उन सभी पार्टनर से जिन्होंने अभी तक अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं किया है। डियर फ्रेंड, आईडी को अपग्रेड करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1770 रुपए। और उसके बदले में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर उस व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया जिसको 2011 रुपए का कैशबैक मिला, और उसी से उसने अपनी आईडी को अपग्रेड किया, यानी पैसे को जेब से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारे नॉन प्राइम कस्टमर यहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस या वाहन इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस लेके पैसा कमा सकते हैं, और उसी कमाए हुए पैसे से अपनी आईडी को अपग्रेड करके नेक्स्ट मनी बिजनेस में बहुत अच्छे बिजनेस को अपडेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसी में आगे मैं चलना चाहूंगा तो 2900 रुपए का कैशबैक भी आया हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन के टाइम पे 22 मई 2020, अभी कुछ समय पहले ही निकला है, 3337 रुपए 37 पैसे का कैशबैक है। डियर फ्रेंड, 1770 रुपए का जस्ट डबल, दुगना। आप कैलकुलेट करके देखिए, 3337 रुपए का कैशबैक, ये तो जस्ट दुगने के बराबर आ गया। आप सोच के देखिए कि कितना अच्छा। और उससे भी बड़ी बात करूं तो डियर फ्रेंड, 18 जून जस्ट 2 दिन पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 5,945 रुपए का भी कैशबैक आया है। डियर फ्रेंड, 5,000 रुपए महीने के लोग जॉब करते हैं और यहाँ 5,000 रुपए उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कैशबैक मिला है। और अगर मैं प्राइम मेंबरशिप की कॉस्ट की बात करूं तो इससे 3 गुने से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि नेक्स्ट मनी आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पर्सनल एक्सीडेंटल की बात करते हैं कैशबैक की। तो पर्सनल एक्सीडेंट में अगर आप मिनिमम 11 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 117 रुपए का कैशबैक आता है। अगर 22 लाख का कर लेते हैं तो 234 रुपए का आएगा। और इससे अगर आप 50 लाख रुपए तक ले जाते हैं तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी बड़ा होगा और उसी हिसाब से आपको कैशबैक भी इससे बड़ा आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको नेक्स्ट मनी से इंश्योरेंस कराने के क्या फायदे हो गए। पहला फायदा, ऑल ओवर द इंडस्ट्री, ऑल ओवर द प्रोडक्ट इन ए वन प्लेटफॉर्म। And secondly, you have earned cashback in different form. Second one, ऑफर लेवल कैशबैक की बात कर लेते हैं।
ये तो गारंटी है किसी को नहीं मिला होगा। मान लीजिए किसी एजेंट ने कुछ आपको डिस्काउंट दे दिया किसी पॉलिसी पे कि चलो भाई कुछ आप रख लो कुछ मैं रख लेता हूँ, लेकिन क्या लेवल कैशबैक यानी किसी ने पॉलिसी कराई किसी ने की और किसी और को पैसा मिला, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मनी में ये भी पॉसिबल हो गया, क्योंकि नेक्स्ट मनी बिजनेस में आपको बताया जाता है रीपर्चेज इनकम में कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई भी सर्विस यूज करता है तो उसको कैशबैक आता है, और कैशबैक का 25% पैसा ऊपर के 10 लेवल में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज इनकम। और इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं ऑफर लेवल कैशबैक। तो डियर फ्रेंड, ये आपकी टीम पर डिपेंड करती है कि आपकी टीम साइज 10 लोगों की है, 100 की है, 1000 लोगों की है, 10,000 लोगों की है या 1 लाख लोगों की। और आज बहुत से नेक्स्ट मनी पार्टनर की टीम 1 लाख लोगों की हो चुकी है, 10 लाख लोगों को भी क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 23 लाख से ज्यादा नेक्स्ट मनी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। और हमारा सपना है दिसंबर 2020 तक हम सभी लोग मिलकर इसको 1 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ लोगों की भी टीम होगी, आने वाले समय में 10 करोड़ भी होगी एंड मोर, इससे भी बड़ी बड़ी टीमें होंगी। अब आप सोच के देखिए कि 37 रुपए 60 पैसे का सबसे छोटा कैशबैक आया था, जिसका 25% 94 पैसा 9 रुपए 40 पैसे होता है, और उसको 10 भागों में बांटा गया तो 94 पैसा मिलता है। तो मैं इसको बोलता हूँ मिनिमम 1 रुपी, लगभग 1 रुपए के आसपास एक व्यक्ति से आपको इनकम आई। अगर 5,945 रुपए का कैशबैक निकालता हूं तो 148 रुपए के ऑफर आपको लेवल कैशबैक मिला होगा, क्योंकि 5,945 का 25% का 10 हिस्से कर लीजिए, 148 रुपए समथिंग आपको मिला है। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको एक व्यक्ति से 1 रुपए से लेके 148 रुपए तक का लेवल कैशबैक आ सकता है, तो आप सोच के देखो कि यहां से कितनी बड़ी इनकम आप अर्न कर सकते हैं। आपकी टीम साइज कितनी बड़ी है, अगर 10 लाख लोगों की है, एक एक रुपए भी आया तो 10 लाख रुपए, और अगर 148 रुपए के हिसाब से आया तो 14 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा की इनकम आपकी हो सकती है, और ये भी ऑफर लेवल कैशबैक। किसने करा, किसने करवाया, आपको अपनी टीम से आ रहा है। कैसे करना है नेक्स्ट मनी से इंश्योरेंस, तो चलिए इसके बारे में जल्दी से जानकारी ले लेते हैं कि अपने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के पोर्टल पर जाइए, ऑफर एंड टाई अप बटन आपको दिखता है रिचार्ज के बगल में, उसको टच करिए। टच करने पर आप देखेंगे हमारे एफिलिएट मार्केट के कुछ पोर्टल्स खुल के आएंगे। इन पोर्टल्स में कई बड़े बड़े ब्रांड हैं और वहां पर हमारा इंश्योरेंस पोर्टल भी है। तो इंश्योरेंस पोर्टल को टच करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्क्रीन इंश्योरेंस स्क्रीन पोर्टल खुलकर आएगा, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि ओडी प्रीमियम का 5% कैशबैक मिलता है, हेल्थ के ऊपर 10% मिलता है, टर्म इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंटल के ऊपर 10% कैशबैक मिलता है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर सर्च कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, नीचे जो दिए ग्रीन कलर की विजेट बटन दिया गया है उसको टच करना है, और टच करते ही आपके स्क्रीन पर कुछ व्हाट्सएप और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स निकल के आएंगे। उन नंबर्स को आपको नोट करना है। टू व्हीलर इंश्योरेंस के लिए आपके पास नंबर आ गया है, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग के लिए। और डियर फ्रेंड, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने वाहन का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 4 व्हीलर का इंश्योरेंस लेना हो, कॉमर्शियल व्हीकल का लेना हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, टर्म पर्सनल एक्सीडेंटल या कोई भी बीमा लेना हो, तो उसके लिए भी आपको अगेन दूसरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगेन दूसरा कॉलिंग नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप के जरिए या कॉलिंग करके भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और अपनी पॉलिसी को करा भी सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरी चीज और बता दूं कि अगर आप इन नंबर को सेव नहीं भी कर पाए हैं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सारे प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर आते हैं, जो डायलॉग बॉक्स आता है, उसको क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद जब आप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कोटेशन लेते थे, वहीं से आप 2 व्हीलर का कोटेशन, 4 व्हीलर का कोटेशन, कॉमर्शियल गाड़ी का कोटेशन, हेल्थ का कोटेशन, पर्सनल एक्सीडेंट, हर चीज के लिए आप ऑनलाइन डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं और वहीं से कोटेशन ले सकते हैं। तो अगर आप नंबर सेव नहीं भी कर पाए तब भी आपको दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली पोर्टल के जरिए कोटेशन मंगा सकते हैं और अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस करने के लिए करना क्या क्या है, तो सबसे पहली बात, जो आपको आरसी मिली है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो परिवहन विभाग ने आपको दिया है गाड़ी का, उसकी एक फोटो खींचनी है। और जो पिछली इंश्योरेंस कॉपी है, अगर आपकी पिछली पॉलिसी है तो उसकी फोटो खींचनी है, और दोनों फोटो को आपको व्हाट्सएप के जरिए हमारे पोर्टल पर शेयर करना है। इसके साथ साथ गाड़ी के मालिक का नाम क्या है, मालिक की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मालिक का मोबाइल नंबर क्या है, उसका नॉमिनी कौन है, नॉमिनी में उसके फैमिली रिलेशन में कोई भी हो सकता है, नॉमिनी की एज क्या है और नॉमिनी से रिलेशन क्या है। इसके साथ साथ इस व्हीकल के कैशबैक को किस आईडी पे चाहिए, उस यूजर आईडी को भी प्रॉपर तरीके से आपको मैनेज करना है, उसको बताना है। कई बार यूजर आईडी को लिखने में कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, और उससे आपका कैशबैक नहीं आ पाता है।
तो कोशिश करिए कि यूजर आईडी जो आपने जनरेट की है सिर्फ वो शेयर करें और आपका कैशबैक आपको विद इन मिनट आपको मिल जाए। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको क्या कम्युनिकेशन करना है, तो जिस व्यक्ति ने पॉलिसी लेनी है, चाहे अपनी फैमिली की लेनी हो या अकेले लेनी हो, वो अपना प्रपोजल नेम दे, उसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ को शेयर करे और उसकी फैमिली साइज क्या है। डियर फ्रेंड, अगर वो अकेला है तो सिंगल लिख सकता है, हस्बैंड वाइफ है तो 2 एडल्ट लिख सकता है, अगर बच्चों के साथ है तो 2 एडल्ट मैक्सिमम 3 चाइल्ड। तो 2 एडल्ट 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड करके आप फैमिली साइज को डिक्लेयर कर सकते हैं। और आपको हेल्थ इंश्योरेंस कितने सम एश्योर्ड का चाहिए, यानी अपनी फैमिली को आप कितने लाख से डिस्कवर देना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, उसके लिए सम एश्योर्ड आपको तय करना है। मिनिमम 5 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और साथ साथ आपको यूजर आईडी भी शेयर करनी है, जिससे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का जो 10% का कैशबैक आता है, वो कैशबैक आपको विद इन मिनट आपके वॉलेट में आ पाए। इसी तरीके से अगर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करूं, तो डियर फ्रेंड, यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को ऑनलाइन बुकिंग के लिए छोड़ दिया गया है। आप सिंपली पोर्टल पर जाइए, अपने नंबर के डायलॉग बॉक्स को क्लोज करिए, अपनी डिटेल को भरिए और पर्सनल एक्सीडेंटल के कंप्लीट फॉर्म को भरते हुए उसमें जो जो डिटेल वो मांग रहा है, जहां पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो सारी चीजें भरते हुए उसको बुक कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन 24 टू 48 आवर, 24 से 48 घंटे पे आपकी मेल आईडी पर एक पेमेंट लिंक आएगा, आप उसको पेमेंट करेंगे, विद इन मिनट आपके मेल पर उसकी रिसिप्ट आ जाएगी और कुछ ही मिनट्स के बाद आपका पॉलिसी बॉन्ड डिजिटली आपके मेल पर आ जाएगा। इस तरीके से आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिटेल को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। यूजर आईडी भी आपको उसी फॉर्म में भरना है, तो इसलिए कैशबैक भी आपको डायरेक्टली वहीं मिल जाएगा, आपको यूजर आईडी भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो पर्सनल एक्सीडेंटल भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब अंत में मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर पूरी होती है। मैंने सभी चीजों को कोशिश की है कवर अप करने की, और कुछ चीजें अगर छूट भी गई होंगे तो आगे आने वाले समय में हम इसको और नेक्स्ट सेशन में डिक्लेयर करेंगे। अंत में ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे बिजनेस को डेवलप करने वाले महान शख्सियत को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे कंपनी के सीएमडी ऑनरेबल मिस्टर अभिषेक कुमार वर्मन जी को, कि जिन्होंने हमें अपने होने वाले प्रतिदिन के खर्चे पे इनकम कमाने का जरिया दिया, हजारों लाखों करोड़ों रुपए बचा के और कमाने का जरिया दिया। ऐसी शख्सियत को हमेशा हमेशा सैल्यूट बनता है, थैंक यू बनता है। दूसरा थैंक यू मैं करना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट, इंश्योरेंस एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी का, जो इंश्योरेंस को लेके आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई मिस प्लेस नहीं हुई होगी। हमेशा 24 आवर इंटू 7 डे वो कॉपरेट करते हैं और कभी मैंने उनको इरिटेट होते हुए नहीं देखा, और बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फीचर्स के साथ रिकमेंड किया होगा। इवन अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हुई कि हम आपकी गाड़ी का या आपका इंश्योरेंस नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्पेशली मना किया होगा, आपको भ्रमित नहीं किया होगा। तो ऐसे सपोर्टिव नेचर के व्यक्ति को भी मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं, हमेशा थैंक यू बोलता हूं। तो सुरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सभी को मैं बधाइयां भी देना चाहूंगा कि हमारे नेक्स्ट मनी को, डिजिटल इंडिया और इंश्योरेंस को सुपर 50 के अंतर्गत हमें एक रिवॉर्ड के जरिए नवाजा गया है। हमारे बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हमको ये रिवॉर्ड मिला, और ये कहीं ना कहीं हम सभी मित्रों का सहयोग है, जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी को इस रिवॉर्ड से नवाजा गया है। तो उसके लिए आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं, कंपनी भी बधाई के पात्र है और सुरेंद्र जी भी बधाई के पात्र। अंत में जितने भी हमारे नेक्स्ट मनी लीडर हों, हमारे डायमंड लीडर हर्ष सैरियोत जी को, कमल सैरियोत जी को, और हमारे गोल्ड लीडर, इवन हो सकता है हमारे डायमंड गौरव सावलिया जी भी हों, जितने भी गोल्ड लीडर हैं, सिल्वर लीडर हैं, नेक्स्ट मनी पार्टनर्स हैं और नेक्स्ट मनी बिजनेस मेंबर्स हैं, उन सभी को मैं प्रवीण रंजन आप सभी को धन्यवाद बोलता हूं, थैंक यू बोलता हूं कि आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया अपने मंच पर बोलने के लिए, और मुझे इंश्योरेंस की प्रेजेंटेशन बताने का जरिया दिया। थैंक यू वेरी मच। और अगेन ओवर टू हर्ष सैरियोत जी। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, बहुत ही जबरदस्त सेशन आपने लिया, और मैं मानना कहता हूं कि बहुत ही बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन आपने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करी सर। बहुत ही थैंक यू, बढ़िया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप